नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी एक घर, दो परिवार और एक अनकही सच्चाई पर है। सास ससुर की चुप्पी और बहू की बेरुखी के बीच ऐसा क्या छुपा है कि एक दिन अचानक सास ससुर ने बहू को जोरदार तमाचा जड़ दिया। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। आज की कहानी का शीर्षक है जो बोएगा वही काटेगा। बाबूजी, आपसे कितनी बार कहा है, जो सामान जहाँ से लेते हैं वहीं रखा कीजिए। यह घर आपका नहीं है जहाँ सामान ऐसे वैसे ही जगह रखा रहेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह ग्लास यहाँ टेबल पर क्या कर रहा है? इसे रसोई में सिंक में जाके डालिए। अभी थोड़ी देर में काजल ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे सब फैला हुआ सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप अपना यह अखबार, किताबें, चश्मा और दवाई यहाँ से हटा लीजिए। डाइनिंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। तब तक मैं काजल के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ और वह ऑफिस से आती ही होगी। प्लीज़ मेरा काम मत बढ़ाइए, समझे? गुस्से में राकेश अपने पिता हरि सिंह जी से कहता है और रसोई में चला जाता है। फिर हरि सिंह जी उदास मन से अपनी पत्नी कविता की ओर देखने लगे तो कविता जी उन्हें चुप रहने का इशारा कर देती है। हरि सिंह जी का अभी कुछ दिनों पहले ही घुटने का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन कराने के बाद वह थोड़ा सा परेशान थे। बेटे के बुलाने पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे से अस्पताल में इलाज करा सके। इलाज चल रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाई ही दी थी जो समय समय पर लेने को कहा था। उनकी पत्नी कविता जी भी तभी बात को बदलते हुए कमरा साफ करने लगी और धीरे से हरि सिंह जी से बोली, थका हुआ होगा इसलिए आप पर गुस्सा कर रहा है और इस तरह सब फैला हुआ देखकर बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। लाइए यह गिलास उठाकर मैं अंदर रख देती हूँ। रसोई में जाकर कविता जी ने अपने बेटे से बड़ी ही प्यार से बोला, राकेश, तेरे बाबूजी और मेरे लिए एक कप चाय बना देना। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। मुझे और तेरे पिताजी को चाय पीने की बहुत ही इच्छा हो रही है, तो हम दोनों के लिए 2 कप चाय बना देना। तू तो कॉफ़ी पिएगा, हमें वो अच्छी नहीं लगती, जली हुई बदबू सी आती है, तो हमारे लिए चाय बना देना। राकेश गुस्से से बोला, अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी थी और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखो। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे राकेश के मुंह से यह बात सुनकर कविता जी चकित रह गई। मैं तो अपने बेटे के घर को अपना घर समझ रही थी, इसलिए तो आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि वह उनका घर नहीं है। वह तो बस यहाँ एक मेहमान है। उन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। राकेश तो अपनी बात पूरी करे बिना ही वहाँ से चला गया, पर कविता जी का मन उदास हो गया तो वह हरि सिंह जी से बोली, रहने दो कविता, मुझे चाय नहीं पीनी। अपने गांव के घर में जब कभी चाय की तलब होती थी तो चाय पी लेते थे, मन भर कुछ भी हम खा लेते थे, पर यहाँ तो बेटे के घर में हर चीज़ के लिए मुंह ताकना पड़ता है। मन मर्जी से हम कुछ खा भी नहीं सकते हैं। क्यों जानती हो? क्योंकि यह हमारा घर नहीं है। हमारे घर पर तो उसका पूरा अधिकार है, पर उसके घर पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ तो मुझे सोच समझकर उससे बात करनी पड़ती है, मानो मैं नहीं वह मेरा बाप है। बेचारी कविता जी समझ गई और सोचने लगी। मजबूरी में यहाँ आई थी वह अपने पति के साथ। अच्छी भली गांव में रह रही थी। अचानक से हरि सिंह जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें घुटने गुब्बारे की तरह फूल गए। चलने फिरने में उन्हें बहुत दिक्कत होने लगी थी। रोज़मर्रा के काम भी वह खुद अकेले से कर नहीं पा रहे थे। गांव के डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, पर वह दवाई ज़्यादा काम नहीं कर सकी और उनको बताया गया कि उसने गांव से शहर जाने को कहा है, क्योंकि गांव में इलाज की कुछ खास सुविधा नहीं थी। कविता जी जैसे तैसे हरि सिंह जी को शहर ले आई। बहुत से डॉक्टर को दिखाया। एक रोज़ जब डॉक्टर के पास बैठे थे तो राकेश ने कहा, मम्मी, आपके पास इलाज के लिए पूरे पैसे तो है, तभी मैं आगे बात करूँगा, वरना देख लीजिएगा। राकेश का इस तरह से पूछना कविता जी को अंदर तक तोड़ गया। राकेश ने जो कहा उन्होंने चुपचाप सुन लिया। अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर उन्हें डॉक्टर को दिखाया
और इलाज शुरू करवाया। कविता जी यहाँ खुश नहीं थी, पर पति की तबीयत के लिए वह कुछ कहती नहीं थी। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर हरि सिंह जी बोले, कविता यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ दम घुटता है, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। मुझे यहाँ क्यों लाई हो तुम? इस घर में मेरा दम घुटता है। यह घर बेटे का घर है, हमारा नहीं। यह बात तुम कब समझोगी? कविता जी ने अपने आप को संभाला और बोली, चुपचाप लेटे रहिए। अब यह दवाइयाँ मुझ कम पढ़ी लिखी औरत को क्या समझ में आएंगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखेंगे हम रह लेंगे, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे। कविता ने अपने पति को दिलासा दिया। थोड़ी देर में ही काजल अपने ऑफिस से आ गई। वह बेहद अकड़ू और गर्म मिजाज की औरत थी, जिसे न अपने सास ससुर की परवाह थी और न ही पति की। उसके आते ही राकेश ने उसे कॉफ़ी दे दी और अपने ऑफिस के काम में वह लग गया। पर काजल एक बार भी अपने सास ससुर का हालचाल पूछने के लिए नहीं आई। इधर कविता जी डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी ख़त्म होने को आई थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग रही थी। शाम को वह चली थी और अभी तक खाना बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें बहुत भूख भी लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ बहू की इजाज़त से ही कोई जाता था, पर कविता जी की भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो वह रसोई में जाकर 2 ब्रेड सेकने लगी। तभी काजल रसोई में आई और गुस्से से कविता जी के हाथ पर गर्म तवा रखते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में कदम रखने की? अपनी औकात भूल गई है क्या तू? क्या गंदे कपड़े गंदे हाथों से मेरे बर्तन को छू रही है? कहा था तेरे बेटे से किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो दोनों को, लेकिन ना जाने कौन सा कर्ज उतारना चाहता था वो। पर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं खाया है, तो निकलो मेरी रसोई से, और खबरदार दोबारा रसोई में आए तो। कविता जी दर्द से चीख पड़ी, हाय रे मेरी मैया, नहीं बहू, ऐसा जुल्म मत करो। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और दवाई भी ख़त्म हो गई थी। अब तुम यह बताओ कि क्या मैं अपने बेटे के घर में 2 ब्रेड भी नहीं खा सकती थी? क्या इतना भी मेरा अधिकार नहीं है? गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अब यह बस मेरा पति है और भूख लगी है तो जाओ और किसी पड़ोसी से भीख मांगो। अब मेरी रसोई के सामने से हट जाओ, वरना मैं दूसरा हाथ भी जला दूंगी। गंदी औरत, मेरी पूरी रसोई गंदी कर दी है तुमने। इतना कहते हुए काजल ने उन्हें धक्का मारकर रसोई से बाहर निकाल दिया। ये तो उनके साथ वहाँ अक्सर होता ही रहता था। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों के लिए राकेश काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और इधर से काजल ने भी करीब 3 दिनों तक के लिए रसोई में ताला लगा दिया था। एक दिन काजल सो रही थी और उधर हरि सिंह जी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। कविता जी अपनी भूख फिर भी बर्दाश्त कर लेती, पर अपनी पति की भूख का वो क्या करती, इसलिए वह पड़ोसियों के घर गई और वहाँ दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे कौन है जो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है? अगर दरवाज़ा टूट गया तो इसके पैसे तुम भरोगे, थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ। कविता जी लगातार अपने पड़ोसी का दरवाज़ा ठोके जा रही थी और इधर उधर ना जाने किसे देख रही थी, मानो किसी से छुप कर पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला वह बोली, अरे बेटी रानी, तुमने क्या खाना खा लिया? बेटा, अगर बुरा ना मानो तो जब कभी तुम खाना पूरा नहीं खा सकती हो तो क्या तुम मुझे दे दोगी? बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, लेकिन इस बात की खबर मेरे बेटे बहू को ना होने देना, वरना वह बहुत नाराज़ हो जाएंगे। बेटा, अगर कल का कुछ खाना बचा है तो दे देना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कविता जी अपनी पड़ोसन रानी से कहती है। रानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या आंटी जी, आपको समझ में नहीं आता है? एक बार दस्तक देने पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो बार बार नहीं ठोकना चाहिए। यह टूट गया तो क्या आपका बेटा इसे ठीक करवाएगा? पूछो जाकर। और यह क्या रोज़ रोज़ आप भिखारी की तरह कभी मेरे तो कभी किसी और के दरवाजे पर खाना मांगने आ जाती हैं? मैंने देखा है, आप बगल वाली सीना चाची के पास भी कुछ न कुछ मांगने ही चली जाती हैं। क्या आपके बेटे बहू आपका ख्याल नहीं रखते हैं? और अगर नहीं रखते हैं तो आप लोग वापस अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? क्यों रहते हैं आप उनके साथ? क्या भाभी और राकेश भैया पैसे तो बड़ी शान में घूमते हैं,
अपने माँ बाप को खाना तक नहीं दे सकते वे? क्या कविता जी सब पका गई और बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटे बहू मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं, पर तुम उनसे यह मत पूछना। आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी कुछ मांगने नहीं आऊँगी। खुश रहो। इतना कहकर वे वहाँ से चली गई। कविता जी, जो अपने जीवन में इतने दुखों को झेलकर अब अपने बेटे बहू के साथ घर में ही रह रही थी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका जीवन दुख से भरा ही रह जाएगा। बेटा था जो माँ बहन की इज्जत तो करता था, पर अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक बेटी थी, अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसे अपने दुखों से वह दुख नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब कभी बहू खाना नहीं देती तो आस पड़ोस के बैचलर बच्चों से बचा हुआ खाना मांगने चली जाती थी। पर आज तो खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जैसे ही हरि सिंह जी की नज़र उन पर पड़ी, हरि सिंह जी बोले, क्या हुआ कविता, क्या तुमने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। कविता जी रोने लगी और बोली, सच कहा था आपने। पिता के घर बच्चों का अधिकार होता है, पर बेटे के घर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता है। आप रखिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में गई और कल रात की रोटी को पानी में भिगोकर ताज़ी रोटी कहकर हरि सिंह जी को खिलाकर दवाई देकर उन्हें सुला दिया और वापस लौटकर अपना काम करने लगी। कविता जी झूठे बर्तनों को साफ कर ही रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। कविता जी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उधर से बेटे की आवाज़ आई, माँ कैसी हो, आप क्या कर रही हो? कविता जी अपने आंसुओं को अपने कलेजे में छुपाकर बोली, बस बेटा खजूर खा रही हूँ। तुम्हारे भाई भाभी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो वहाँ की चिंता मत करो। दोनों की आवाज़ में काजल की नींद खुल गई और वह चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई आपके मेरा फ़ोन को हाथ लगाने की? कुछ दिन पहले रसोई को हाथ लगाया था, तो याद है कि नहीं कि क्या हुआ था आपके साथ? और आप बताओ, तुम्हारे साथ अब मैं क्या करूँगी? घर के काम आपसे होते नहीं हैं। मुझसे बिना पूछे फ़ोन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की आपने? कविता जी ने झट से फ़ोन रख दिया, यह सोचकर कि कहीं बेटी के सामने यह राज न खुल जाए जो आज तक अपने सीने में छुपा कर रखी है। लेकिन बेटी ने जो सुना था वह सुन चुकी थी। कविता जी बोली, बहू, मैं तुम्हारी नंद मीनी का फ़ोन आया था, वह हालचाल पूछ रही थी, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास करो। वह बोली, अगर ना बोला हो तो ही अच्छा है, वरना ऐसा ना हो कि आपके लिए आपके किए की सज़ा आपके बीमार पति को भुगतनी पड़े। आप बहुत ज़िद्दी हो गई हैं। एक बार सज़ा मिलने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है शायद। अब आप मेरा मुँह क्या देख रही हो? पूरा का पूरा आंगन पत्तों से भर गया है, इसे कौन साफ करेगा? तुम्हारा बाप। कुछ दो खा पी कर मोटी होती जा रही हो, एक आंगन तक साफ नहीं कर सकती हो। अब जाओ और काम करो। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली गई। करीब 2 हफ्ते बाद कविता जी थकी हारी अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी और उधर से अपना ऑफिस का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आ रही थी। इतने में बेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही राकेश से बोली, आया होगा कोई तुम्हारा ही संबंधी। ये तो है नहीं कि छुट्टी के दिन किसी के घर नहीं जाते हैं। 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है मुझे। यह एक रविवार ही है जो थोड़ा आराम करने की मैं सोचती हूँ, पर सबने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर में बैठे मेरे बूढ़े सास ससुर का क्या काम है जो अब कोई नया मेहमान आ गया है? बड़बड़ाते हुए काजल दरवाज़ा खोलने गई। बहू के डर से हरि सिंह जी और कविता जी चुपचाप अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखने लगे कि कौन आया है। कोई तो नया चेहरा देखने को मिला है, कोई तो उनसे बात करे। घर में बेटे बहू को तो उनसे बात करने की तक फुर्सत नहीं है। जब भी बोलते हैं कुछ ऐसा कड़वा ही बोलते हैं। लेकिन दरवाजे पर शायद कोई तो खड़ा था, तभी तो डोरबेल पर उंगली रखकर हटाना शायद भूल ही गया था। इधर कविता जी और हरि सिंह जी भी दरवाजे पर टकटकाई लगाए देख रहे थे। तभी गुस्से में काजल दरवाज़ा खोलने गई और बिना देखे बोली, कौन है? ज़रा सी तमीज़ नहीं है कि डोरबेल कैसे बजाते हैं?
जैसे ही काजल ने दरवाज़ा खोला तो सामने से अपनी नंद मीनी को देखकर उसका मूड ही ऑफ हो गया। मन में सोच रही थी, कहाँ तो सोचा था सारा दिन घर पर आराम करूँगी, पर अब तो हो गया है आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह मीनी के आने पर कभी खुश हुई हो या उसके लिए कुछ किया भी हो, प्यार से गले लगाया हो, नमस्ते मीनी आ गई। वैसे तो मैं इनसे कह रही थी कि कोई आपका अपना ही होगा जो इतनी देर से डोर बेल बजा रहा है। अरे आपके घर पर तो दस्तक दिया जाता है, डोरबेल भी लगा ही नहीं होगा, आपने कभी लगवाई ही नहीं, इसलिए आपकी माँ को भी यही आदत है। शायद आपको पता नहीं है कि दूर जाने के बाद कमरे के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ आती है। आइए, और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते वक्त पति को अंदर आने का इशारा किया और बोली, देख लिया कौन आया है, चलो जाओ और जाकर उन्हें हैंडल करो। जीना हराम करके रखा है तुम लोगों ने मेरा। पहले तुम्हारे माँ बाप रूपी तलवार मेरे सर पर लटका रखी थी और अब आए दिन ऐसे ऐसे लोग घर में आ जाते हैं। राकेश बुलाई, किसी बातें कर रही हो? कल को अगर हमें मीना के घर जाना पड़ा तो क्या वह भी हमें ऐसी ही नज़रों से देखेगी? और तुम तो जानती हो बाबूजी अपने पैसों से अपना इलाज करवा रहे हैं, यहाँ तक कि जब मैं आए घर का खर्चा भी मैं भी उन्हीं के जेब से निकलवाता हूँ। फिर भी तुम हमेशा नाराज़ ही रहती हो। हर लड़की की तरह उसे भी अपने माँ बाप की याद आती होगी ना। अब मायके में तो माँ बाप है नहीं तो यहाँ चली आई। तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही चली जाएगी। राकेश अपनी पत्नी को समझा रहा था। काजल गुस्से में आंख दिखाते हुए बोली, मायके की इतनी ही याद आती है तो अपने माँ बाप को अपने पास क्यों नहीं ले जाती? भाई भाभी के घर क्यों चली जाती है? कभी कुछ देने को तो नहीं आती, बस लेने ही आती है। जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। राकेश बोला, मीनी आई है तो खुश होने की जगह ऐसी ऊटपटांग बातें तुम क्यों कर रही हो? इन्हें मेरा संडे बर्बाद करने का हक किसने दिया? पता नहीं क्या मिलता है, जब भी आती है रविवार को ही चली आती है। अब तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उनके पास जाके बैठो, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ध्यान रहे मुझे परेशान मत करना। लेकिन राकेश बोला, अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है? लेकिन प्लीज़ तुम थोड़ी देर उसके पास बैठ लो, वरना उसे शक हो जाएगा कि तुम माँ बाबूजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। और अगर घर आए मेहमान के साथ वैसे भी कोई ऐसा बर्ताव थोड़ी ना करता है। चलो ना प्लीज़, मेरी खातिर, तुम्हारी बहन है, तुम खुद चाय पानी दे दो उसे। मैं तो कहती हूँ पूरा घर उनके नाम लिख दो और साथ में अपने उस माँ बाप को भी उनके साथ भेज देना। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, पूरे दिन बस घर में बैठे बैठे आराम करते रहते हैं और मुफ्त का खाना खाते रहते हैं। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो और जल्दी से अपनी बहन को यहाँ से चलता करो। इतना कहते हुए मुंह बनाकर वे फिर से लेट गई और उसका ऐसा रूप देखकर राकेश ने भी कुछ नहीं कहा और चुप रहना ही ठीक समझा। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। बाहर मीनी को बैठा देख और उसके पास गया और बोला, कैसी हो मीनी, अकेली आई हो? गुड़िया को भी साथ ले आती। और यह क्या मेहमान भी नहीं आए? कविता जी बोली, बेटा कि आने के तो बहू को पसंद ही नहीं तो तुम मेरे परिवार को बुलाना चाहते हो? क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को रोटी देने तक तो उसको पसीने छूटते हैं, फिर तुम्हारी बहन और उसके परिवार को वो क्या ही वक्त और खाना खिलाएगी? तिरछी नज़र से राकेश आंख फाड़ते हुए अपनी माँ की आंखों में चुप रहने का इशारा किया और पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा। फिर बोला, क्यों बैठे बिठाए मुसीबत को बुला देना चाहती हो माँ? अपनी बहू को फिर से यहाँ बाबूजी के इलाज के लिए आई थी तो मैं करवा दूँ और शांति से चली जाओ, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। बेटे की बात सुनकर हरी सिंह जी अपनी पत्नी से बोले, राकेश सही कह रहा है, चुप रहने में ही भलाई है। यह हमारा घर नहीं है, शायद तुम भूल रही हो, हम यहाँ मेहमान हैं। पिताजी की बातों को सुनकर राकेश बोला, खैर छोड़िए इन बातों को, दुख भरी बातें तो आप लोगों की ख़त्म ही नहीं होती। और बताओ मीनी, सब कैसा है घर पर? मीनी बोली, घर में सब कुछ ठीक है भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारी बीवी काजल कैसी है? राकेश बोला, मैं कैसा रहूँगा जब घर में दिन रात कलह होता रहे और बीमार को सुबह से शाम तक देखता रहूँ तो मन कितना अच्छा रहेगा।
यह तो तुम समझ ही सकती हो ना बहन। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। मीनी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि उसका आना भाई भाभी को पसंद नहीं था, पर माँ के प्यार का उसे वहाँ खींच लाती थी। उसी मोह में बंधी हुई थी वो, इसलिए तो महीने में एक बार ज़रूर माँ से मिलने आ जाती थी। पहले माँ पिताजी गांव में रहते थे तो उसे सोचना नहीं पड़ता था, पर भाई इसी शहर में रहता था तो ना चाहते हुए भी वह आ जाया करती थी। कविता जी रोते हुए अपने बेटी के गालों को स्पर्श करके बोली, बेटी, इनको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, फिर तुम क्यों बार बार हमसे मिलने के लिए यहाँ आ जाती हो? जानती हो ना अपने भाई भाभी को कि वह तुम्हारा मायका नहीं है। इस घर पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। यह घर तुम्हारे भाई और भाभी का है। कहते कहते कविता जी रोने लगी और हरी सिंह जी उन्हें हिम्मत देने लगे। अचानक से मीनी की नज़र अपनी माँ के जले हुए हाथ पर पड़ी और बोली, माँ, यह आपके हाथ को क्या हुआ है? ये कैसे जल गया? क्या किसी ने जला दिया? बताओ ना माँ, ये कैसे हुआ है? मीनी ने उनके हाथ को स्पर्श किया। कविता जी की चीख निकल गई। अब क्या बताऊं बेटा, बहू आराम कर रही थी, मैं रोटी बना रही थी, शायद उसी में जल गया। मीना ने माँ का हाथ अपने सर पर रखा और बोला, माँ, आपको मेरी कसम, सच बताओ कैसे जला? और वैसे भी आप मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती, क्योंकि उस दिन फ़ोन रखने से पहले मैंने भाभी की कड़वी बातें सुन ली थी, तभी यहाँ आने का सोच लिया था। लेकिन आपके मुंह से सच्चाई जानना चाहती हूँ, बताइए ना क्या हुआ? कविता जी रोते हुए धीरे से बोली, अपने भाई से मत कहना, बेकार मेरी वजह से कलेश करेगा। बुढ़ापे में ये पेट ना जाने क्या क्या करवाएगा। रोते रोते कविता जी ने अपनी और अपने पति की आप बीती बताई। माँ की दर्द भरी बातें सुनकर मीनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से अपने बैग से दवाई निकाली और माँ के गले पर लगाकर बोली, माँ, ये रख लो, इसे लगाओ तो ठीक हो जाएगा। कितनी बार कहा है, चलो ना मेरे साथ, वहीं रहना, बाबूजी का इलाज वहाँ भी तो हो सकता है। कविता जी बोली, नहीं बेटा, बेटी के ससुराल में माँ बाप का रहना अच्छा नहीं है। जब बेटे का घर अपना नहीं है तो तुम्हारे घर को अपना हम कैसे समझ सकते हैं? शायद हमारी किस्मत में यही अपमान लिखा होगा। मीना के पिता बोले, नहीं कविता, यह हमारी किस्मत में नहीं लिखा। हम चाहे तो अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं। मैंने कहा था तुमसे मुझे इलाज के लिए यहाँ नहीं आना, पर तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ चला आया। अब यह अपमान मुझसे भी नहीं सहा जाता। रोज़ रोज़ जिल्लत की रोटी खाकर किसका भला हुआ है आज तक? बोलो, अभी भी कहता हूँ, चलो वापस, यह हमारा घर नहीं है। मीनी बोली, माँ, याद है एक समय था जब हमारे घर में भी हमारी बातें हुआ करती थी। बाबूजी हर शाम हमारे लिए समोसे और कचौरी लाते थे और हम आराम से मज़े से खाते थे। ना जाने कहाँ चला गया वो सब कुछ, वो प्यार और वो अपनापन। यह सब बातें करते करते सब पुरानी बातों को याद करने लगे। मीनी बोली, याद है ना आपको? तो बस यही एक सपना था कि भाई और मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाए, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। शायद भाई भूल गया, आप तो बस इतना ही चाहती थी कि वह काबिल हो जाए और बाबूजी को आराम और आप लोगों को सम्मान की ज़िंदगी दे सके। पर कविता जी बोली, हाँ याद है, मैं भी अगल बगल की औरतों के कपड़ों को सील कर थोड़े पैसे कमाकर अपने पति की मदद करती थी, पर इनको यह बात पसंद नहीं थी। हरी सिंह जी भी अपनी तकलीफ़ भूल कर बोले, अच्छा, तो इसलिए तुम छुपाकर कपड़े सीलने का काम करती थी और तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं बताया था? जानती हो, कभी किसी का काम खराब हो जाता था तो खड़े खड़े वह तुम्हारी माँ को 4 बातें सुनाने लगता था, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये। दिन रात वह सिलाई भी करती थी और वहाँ लोग उसे कुछ कुछ बोलते थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को संभालने का काम भी इसने शुरू कर दिया था। मेरी आर्थिक मदद करना चाहती थी ये, तब 1 मिनट भी इसे आराम करने को नहीं मिलता था। बेटे को पैरों पर जो खड़ा करना था, इसलिए तो वह खूब मेहनत करती थी, और तुम भी तो अपनी माँ की मदद करती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि दामाद जी और उनके माँ बाप ने भी कभी इसके लिए तुम्हें रोका नहीं, तभी तो हम मिलजुल कर सब घर संभाल पाती थी। मीना बोली, हाँ बाबूजी, फिर यह दिन आया जब राकेश पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा।
माँ को लगा उनकी तपस्या का फल मिला है उन्हें। अब बेटा लायक बन गया है तो शायद बुढ़ापा सुख से बीतेगा। पर जॉब के दौरान उसकी मुलाकात काजल से हुई और वह उसको पसंद आ गई। कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी भी कर ली और हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या हम इसके अपने नहीं थे? कहते कहते वह रोने लगी। भाई की शादी से एक बहन को कितनी खुशी होती है यह बयान नहीं किया जा सकता। पर मीना फिर भी बहुत खुश थी। काजल को मीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि यह लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। कहाँ के ये लोग और कहाँ राकेश का अच्छा खासा पैकेज, और कहाँ मीनी और उसके पति के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से भी उन दोनों का कोई मेल नहीं था। इसी वजह से मीनी ने भी एक शहर में रहते हुए भाई के घर आना धीरे धीरे कम ही कर दिया था। माँ बाप की चिंता उसे खींच लाती थी। अगली रोज़ जब मीनी जागती तो देखती कविता जी झाड़ू लगा रही थी और वही काजल पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी। कविता जी यह कह रही थी, आपकी बेटी को तो घर में कामकाज करने का पूरा एक्सपीरियंस होगा ना, आज का काम उसी से करवा लेते हैं। चलो छोड़ो, बस आप अपना इतना याद रखो, बेटा इतना कम आने लगा है कि उन पैसों को देखकर अपनी हैसियत मत भूलना। चलो काम करके फिर फटाफट मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाइए, मुझे ऑफिस पर भी जाना है। और हाँ, याद रखिएगा, खबरदार जो काम वाली के लिए अपने बेटे को उकसाया। अरे काम वाली के महीने का पैसा क्या तुम्हारा पति देगा या तुम्हारी ये बेटी देगी? अरे नहीं नहीं काजल बेटा, मेरी बेटी तो वैसे भी एक टीचर है। अरे काजल कहती है, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीनी गुस्से में चिल्लाई, वरना क्या भाभी, यह क्या तरीका है तुम्हारा माँ से बात करने का? अगर माँ बाबूजी को यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है तो भाई से कहना था, क्यों ही बुलाया इन लोगों को आपने यहाँ? काजल उठकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, अरे मीनी जी, अपने घर का काम करने में क्या शर्म? मीनी बोली, तो आप कर लो ना, आप भूल रही हो, अगर पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है तो बेटे की संपत्ति पर भी उसके माँ बाप का अधिकार होता है। उस हिसाब से इस घर पर भी हुआ ना। मीनी कुछ और कहती उससे पहले उसकी माँ ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा जो जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, उसे चलने दो, बस तुम्हारे बाबूजी का इलाज हो जाए, फिर मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊँगी। तुम काजल की बातों का बुरा मत मानो, देखना एक दिन बहू को भी सब कुछ समझ आ जाएगा और वह भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मीनी बोली, माँ ना जाने वह दिन कब आएगा और कब भाभी को अपनी भूल का एहसास होगा, कब वह आपको इस घर की नौकरानी ना समझकर अपनी सासू माँ समझकर समझेगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी अपने कमरे में जाकर अपना सुख दुख बांटने लगे। अगले दिन काजल का जन्मदिन था। उसने एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में बहुत सारे मेहमान भी आए थे। मिनी के पति राहुल भी बधाई देने के लिए अपने परिवार के साथ आए थे और काजल के परिवार के सभी लोग वहां जमा हुए थे। हरी सिंह जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी तो वह अपने कमरे में ही ज़्यादातर रहा करते थे और रोज़ भगवान से प्रार्थना करते कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर को वापस चले जाए। अब जोड़ी बनी थी तो भाई की खुशी में शामिल होने के लिए घर को सजा रहे थे। तभी काजल आई और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? काजल के टोकने पर मीनी के हाथ वहीं रुक गए और वह बोली, भाभी आज इतना शुभ दिन है, आपका जन्मदिन है, तो मैंने सोचा शुरुआत घर के दरवाजे से करते हैं। फिर तो यह तोरण बहुत शुभ होता है, इन्हें दरवाजे पर लगाया जाता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। काजल बोलती है, मैं नहीं मानती इन सब अंधविश्वासों को, आप दरवाजे पर यह सब ओल्ड फैशन चीज़ें मत लगाइए, समझी? भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। और जहाँ तक घर में सुख शांति की बात है वह तो आप लोग चाहेंगे तभी बन पाएगी ना। बहू की बातों से कविता जी दुखी हुई और वहीं साथ में मीना भी बहुत हैरान थी। फिर भी सबके सामने मुस्कुराते हुए अपने घर वालों के पास जाकर वह खड़ी हो गई। फिर से ताना मारते हुए अपनी नंद को काजल बोली, आपको जो करना था आप अपने मायके में आप कर चुके हैं, इस घर में बिना मुझसे पूछे एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों मम्मी, सही कह रही हूँ ना मैं?
ठीक हूँ ना मैं? आप समझ जाएंगी या मैं समझाऊँ? बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कविता जी को डराने की कोशिश करी काजल ने। तो मीनी आगे बढ़कर बोली, नहीं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए मीनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने पति राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने इशारे से चुप रहने को कहा। आज तक जो बात घर की चार दीवारी के अंदर थी, आज बाहरी लोगों के सामने आ गई और सब कानाफूसी करने लगे। काजल ने अपने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था। जब यह बात राकेश को भी पता चली तो दोनों पति पत्नी वहीं रिश्तेदारों के सामने लड़ पड़े। यह देखकर मीनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर काजल ने उस पर फिर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई ना आपके कलेजे में ठंडक। मेरे घर की शांति भंग करके आपके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा ना। एक तो आपके बीमार माँ बाप को अपने साथ रख रही हूँ, फिर आप क्या लेने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं? मेरा जीना दुर्भर कर दिया है आपने। इतना सब सुनने के बाद राहुल मीनी को घर लेकर चलने के लिए कहा तो कविता जी हाथ जोड़कर बहू की तरफ माफ़ी मांगने लगी। राहुल अपनी सास को हाथ पकड़कर बोला, नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? घर की बहू भी समझदारी से काम ना ले तो आप कितने रिश्तों को बचाएंगी। पर मैं तो यही कहूँगा कि बाबूजी को लेकर घर पर ही नहीं इलाज करवाइए, और कुछ नहीं तो हमारे घर पर चलिए। आप भी तो मेरे माता पिता हैं। हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों की बहुत ज़रूरत है। मैंने आपको अपने माता पिता से कभी कम नहीं समझा है। जब बेटा आपकी इज्जत संभाल ही नहीं पा रहा है तो आप क्यों इस घर में रहती है? तभी काजल आई और बोली, नंदोई जी, आपको हमारे घर के मामले में दखलंदाजी करने का हक किसने दिया है? यहाँ आने के लिए परमिशन क्या दे दी? आप तो सर पर चढ़कर बैठने लगे। अपनी बीवी को यहाँ से ले जाइए और निकल जाइए यहाँ से। आपके लिए यही अच्छा होगा। काजल का इतना ही कहना था। फिर हरी सिंह जी और कविता जी के सब्र का बांध टूट चुका था। कविता जी आगे बढ़ी और काजल के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, बेशर्म औरत, ना तो तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है और ना ही सास ससुर की। अब हमारे दामाद पर लांछन लगाने लगी है, उसकी बेइज्जती करने लगी है। यह अधिकार तुझे किसने दिया? जिस दिन हम अपने पर आ गए जाएंगे ना, सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी तुम्हारी। इस घर में जो तू इतनी शान से रह रही है, क्या कभी तूने अपने पति से पूछा है यह घर किसके दम पर खरीदा है उसने? इस घर के सारे पैसे मेरे पति के लगे हुए हैं। कुछ अपने पति से आज कि हमारे दिए हुए सारे पैसे को तू वापस कर, या फिर इस घर से बाहर निकल जा। हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, पर तुम्हें भी अब यहाँ रहने नहीं देंगे। राकेश इधर उधर देखने लगा और माँ को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी हरी सिंह जी के सामने आए और बोले, नहीं समझे और समझाने की समय बीत चुका है। तुम इस लायक नहीं हो कि हमारी छत्र छाया के नीचे रह सको। हम अभी यहाँ नहीं रहेंगे, गांव में जाकर अपना इलाज करवा लेंगे। डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, वह दवाई वहाँ भिजवा देगा। पर इस घर में अब हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। हमारी सारी संपत्ति हम दान में दे देंगे, पर तुम जैसे नालायक बेटे बहू को तो कुछ भी नहीं देंगे। सुन लीजिए आप लोग काजल के माता पिता हैं, और आपकी बेटी ने ना तो कभी हमारी इज्जत की है, ना हमें 2 वक्त का खाना ढंग से दिया है। हम अपनी पूरी संपत्ति, पिता की संपत्ति बेटी का अधिकार है, पर बेटे के घर पर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने पैसों को अपना घर बनवाए। चलो कविता, हम चलते हैं यहाँ से। मिनी, तुम भी जाओ यहाँ से अपने घर। कल हम भी यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ लौटकर कभी मत आना। अगर तुम्हें आना होगा तो अपने मायके आना। राकेश अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा तो हरी सिंह जी ने एक जोर का थप्पड़ उसे भी लगा दिया और वह बोले, मेरे पैसों से तू मेरा इलाज करवाता है तो अपना इलाज तो मैं गांव बैठकर भी करवा सकता हूँ ना। संभालो अपनी बिगड़ी हुई बीवी को और रहो जहाँ रहना है, पर मेरे घर से निकलो और खाली करो, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। क्योंकि तुम घर में लेने गए थे तो उस पर मैंने ही साइन करवाए थे तुमने, ताकि टैक्स नहीं भरना पड़े, और उसी हिसाब से मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। चलो। इतना कहते हुए हरी सिंह जी ने कविता जी का हाथ पकड़ा और लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। अगले ही दिन दामाद ने सास ससुर का टिकट करवाया और इज्जत से रेलगाड़ी में उन्हें बिठा दिया। दोनों खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। उधर राकेश
और काजल को ना चाहते हुए भी वो घर खाली करना पड़ा, क्योंकि राकेश की जान पहचान के वकील को हरी सिंह जी ने सब कुछ देखने का जिम्मा सौंप दिया था। इधर बहुत वो परेशान थे। आखिर फिर वही दिन आ गया जब अपने गुरूर का बक्सा काजल को लेकर उस घर को खाली करना ही पड़ा। फिर क्या था, दर दर की गलियां भटकनी पड़ी। काजल के माँ बाप ने भी उसे शरण नहीं दी। वह यह कहकर जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकी, उनकी इज्जत नहीं कर सकी, वह हमारे घर में रहने लायक नहीं है। तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारी बहू भी हमसे नाराज़ रहती है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसे वो नहीं है। तुम हमसे अब कोई उम्मीद मत रखना। काजल, जो तुमने बोया है वो तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा ना। मीना अपने माँ बाप से मिलने अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आती है। उसने अपने भाई भाभी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रिश्ते नहीं बनाए जाते। और जो भाई भाभी माँ बाप को अपने घर में नहीं रख सकते, वह बहन और नंदोई की क्या ही इज्जत देंगे। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर यह कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।